अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 11 नवंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। आज 11 नवंबर का दिन सऊदी अरब के लिए और बहरीन के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है। सऊदी अरब में अब से कुछ देर पहले जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जद्दा में एक बड़ा बम धमाका हुआ है, जबकि बहरीन के जो वज़ीर आज़म हैं शहज़ादा खलीफा बिन सलमान अल खलीफा इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 84 साल थी और वो तवील अरसे से बहरीन के वज़ीर आज़म थे। जबकि सऊदी अरब की बात करते हैं, सऊदी अरब में तबाही का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि क्या हुआ है, आप सुन चुके होंगे, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्यों हुआ है, ये सब कुछ क्यों चल रहा है। जद्दा में जी जंगे अजीम अव्वल की तकरीब चल रही थी। वो कब्रिस्तान जहां पे दफन हैं जंगे अव्वल के जो शहीद कह लें या जो हलाक हुए थे, उस तकरीब पर बम धमाका हुआ है। अब जितने भी लोग इस तकरीब में मौजूद थे वो आम लोग नहीं थे। उसमें फ्रांस के सफारतकार भी थे, उसमें यूरोप के सफारतकार थे और सऊदी अरब के अहम लोग थे। अब अगर डॉन न्यूज़ की खबर मैं आपके सामने रखूं तो वो कहता है कि जंगे अजीम अव्वल के मुतासरीन की याद में तकरीब पर बम धमाका, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसी तरह से अल जज़ीरा की खबर है, अल जज़ीरा के मुताबिक 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये मेमोरियल जो जंगे अजीम 1 का था उस पर यह हुआ है। द गार्डियन कहता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। अल जज़ीरा ने 4 का जिक्र किया है, जबकि गार्डियन कहता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, अचानक से बम धमाका हुआ है। डेली टाइम्स भी यही कहता है कि सेवरल वाउंडेड, यानी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। और अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हलाकतें कन्फर्म नहीं हो सकी, लेकिन ये एक बड़ा बम धमाका हुआ है जद्दा में। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक इंतहाई अहम तकरीब जारी है, वहाँ आम लोग नहीं हैं, कोई मजहबी तकरीब नहीं है, वहाँ दुनिया के बड़े सफारतकार हैं, वहाँ दुनिया के बड़े ममालिक के एम्बेसडर हैं। वहाँ पर हमला हो जाना सऊदी अरब के लिए कितना ही ख़तरनाक है। ख़ास तौर पे अगर फ्रांस के हवाले से बात करें तो आज से तकरीबन 1 माह पहले आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी कौंसल खाने पर सऊदी अरब के एक शहरी ने चाकू से हमला किया था, जिसके नतीजे में एक जो गार्ड था वह ज़ख्मी हुआ था। और उसके बाद फ्रांस के चर्च में से एक सऊदी शहरी ने हमला किया था, जिसके नतीजे में 3 लोग हलाक हुए थे। और सऊदी अरब फ्रांस को बैक कर रहा है। आपको पता है जब मैक्रोन ने, जो कि फ्रांस के सदर हैं, जब उन्होंने हमारे इस्लाम के खिलाफ बयानात दिए थे और उस शख्स की हमायत की थी जिसने प्यारे आका के खाके बनाए थे, उस वक्त जब पूरी दुनिया में एहतजाज चल रहे थे, पाकिस्तान में एहतजाज हुए, तुर्की ने खुलकर मुखालफत की। उस वक्त सऊदी अरब साथ दे रहा था, उस वक्त सऊदी अरब फ्रांस का साथ दे रहा था और फ्रांस सऊदी अरब उन ममालिक के साथ नहीं खड़ा हुआ था जो कि फ्रांस के ख़िलाफ़ थे, बल्कि सऊदी अरब को यह था कि इस सारे मामले में तुर्की और पाकिस्तान तो मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं, लिहाजा इस वजह से भी गुस्सा पाया जा रहा है लोगों में। सऊदी अरब की अपनी आवाम ही गुस्से में है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है इसराइल के ये करीब जा रहे हैं, इसराइल को एक्सेप्ट करने की जानब जा रहे हैं। तो इसराइल को जब ये एक्सेप्ट करने की जानब जा रहे हैं तो मोहम्मद बिन सलमान का आज से चंद दिन पहले एक बयान आया था कि अगर मैं इसराइल को एक्सेप्ट करूंगा, अगर हम करना चाहते हैं, तो मेरे अपने लोग ही मुझे कत्ल कर देंगे। तो एक जो बड़ी वजह वो भी मैं आपके सामने रख दूं। बड़ी वजह यह है कि बहुत जल्द सऊदी अरब में G20 का इजलास होने जा रहा है। जापान से सरबराही मिली थी सऊदी अरब को। ये एक बड़ा इजलास है जिसकी ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं सऊदी अरब में। हालांकि यूरोप इस इजलास की मुखालफत कर रहा है। वो कह रहे हैं यहाँ पे तो कोई ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई हकूक़ ही नहीं है। लिहाजा जब ये तमाम तर सूरत हाल होगी तो हम G20 के जो अरकान हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हें हम कहेंगे कि आप सऊदी अरब का बाइकआउट करें। तो इस वक्त जो सऊदी अरब के मुखालिफ हैं, जो सऊदी अरब को नहीं चाहते
کہ سعودی عرب میں G20 کا اجلاس ہو، اس سے پہلے سعودی عرب کا ایسے منظر پیش کیا جائے کہ یہاں پہ سیکیورٹی رسک ہے، یہاں پر آپ اجلاس منعقد نہیں کر سکتے۔ دیکھیے جتنے بھی بڑے سفارتکار تھے وہ یورپ سے تھے، بڑے ممالک کے لوگ تھے جو اس ایونٹ میں شریک تھے جس پر دھماکہ ہوا ہے۔ تو جناب اس وقت یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کی نظر میں یہ تاثر جائے کہ سعودی عرب ایک محفوظ جگہ نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، عرب سپرنگ کا آغاز ہو چکا ہے، دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نئے بلاک بن رہے ہیں، نئے الائنس بن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آذربائیجان کی جنگ تھی جو کہ آذربائیجان نے جیت لیا، اس میں حالانکہ آذربائیجان ایک مسلمان ملک ہے جہاں کی 98% آبادی مسلمان ہے، اس میں پاکستان اور ترکی آذربائیجان کے ساتھ تھا، ایران نیوٹرل تھا، لیکن ایران کی جو سپورٹ تھی مسلمان ہونے کے ناطے وہ آذربائیجان کے ساتھ تھی، اس میں سعودی عرب آذربائیجان کے ساتھ نہیں تھا۔ لہٰذا اب جو شیطانی طاقتیں ہیں، اسرائیل کی جانب سے واضح دھمکیاں آ چکی تھیں۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے جو آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسرائیل کی جانب سے واضح طور پہ دھمکیاں آ رہی تھیں کہ محمد بن سلمان اگر تم نے جان بچانی ہے، اگر تمہیں اپنا ملک عزیز ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کر لو، نہ ڈرو مسلمانوں سے، نہ ڈرو پاکستان سے، نہ ڈرو ترکی سے۔ اور ابھی کل ہی میں کسی کے ساتھ کسی ویڈیو میں ڈسکس کر رہا تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان سے پیسے واپس مانگے ہیں، جو $2 ارب پاکستان کے پاس ان کے رہتے تھے، انہوں نے وہ فوری طور پہ واپس مانگے ہیں تاکہ پاکستان کو بلیک میل کیا جا سکے، تاکہ ہم پر پاکستان کی جانب سے پریشر نہ آئے۔ تو اب اسرائیل کی جانب سے دھمکیاں آ چکی تھی، جیوش لابی کی جانب سے دھمکیاں آ چکی تھی کہ آپ ہر صورت میں ایکسیپٹ کریں، اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے اسرائیل کو تو ہم آپ کی بینڈ بجا دیں گے، اور اب وہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کے لیے یہ دھماکہ میرے خیال سے ارامکو کمپنی پر جو حملہ ہوا تھا نا، وہ اس سے بڑا دھماکہ ہے۔ وہ تو ایک فیکٹری تھی، ایک بڑی فیکٹری تھی، حالانکہ اس سے 50% جو ان کی سپلائی تھی، جو پروڈکشن تھی، وہ کٹ ہو گئی تھی، لیکن اتنی حساس ایریا میں، اتنے حساس ایونٹ پر اور اتنی اہم جگہ پر بم دھماکہ ہونا، یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ پورے خطے کے، پوری عرب دنیا کے حالات خراب ہونے والے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس خطے میں امن ہو، لیکن سعودی عرب پھر معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، وہی کچھ کاٹ رہا ہے جو اس نے بویا ہوا ہے، جو اس نے پوری دنیا میں شر پھیلایا ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانیں اور یہودی سازشوں سے، طاغوتی طاقتوں سے اور ان شیطانی طاقتوں سے بچیں۔ پاکستان زندہ باد۔